हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कुलदीप दुबे आपके अपने चैनल केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें आज की हम एक ही वीडियो में संविधान के सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देर न करते हुए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा, जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं, नए विद्यार्थी हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपका आंसर रहेगा ए 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा बी सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? अंतिम रूप से कब पारित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। भारत कब गणतंत्र बना? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आपका ऑप्शन हो गया 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया, आत्मा की संज्ञा दी गई? तो आपका आंसर रहेगा बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो स्वीकार करने की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मैं अब बता रहा हूँ आपको। प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 7 है। जो पहले मूल अधिकार हमारे थे, वो प्राप्त मूल अधिकार हमारे 6 हैं। पहले हमारे मूल अधिकारों की संख्या थी 7, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए 7 में से एक चला गया, तो हमारा मूल अधिकारों की संख्या सी बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया स्टूडेंट, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो यहाँ पे ये पूछा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ए व दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 के ए को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे निहित है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। आपके लिए एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश का स्रोत है, ये हमारे किस देश से लिए गए हैं? तो आप
इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देर न करते हुए आगे की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करेगा, तो आपका ऑप्शन सही होगा, वह ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, संगठन करेगा। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, रूस से ली गई है। और आपको बताना है यहाँ पे संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। तो आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो स्टूडेंट्स राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो आपका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी और अप्रत्यक्ष मतदान ये तीनों अपनाई जाती हैं। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जाता है, तो हम इसमें संसद के किसी भी सदन में लगा सकते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। संसद, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 60, 61, 62, 63। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, आपका आंसर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों संसद के अंदर का सदस्य बनना आवश्यक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, लोकसभा। सॉरी स्टूडेंट्स, आपका आंसर सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, लोकसभा की अधिकतम संख्या पहले होती थी 552। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो होती थी हमारी लोकसभा की सदस्यों की संख्या 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति की तरफ से होते थे। अब संविधान के 104 के संविधान संशोधन के अनुसार यहाँ पर जो 2 एंग्लो इंडियन लगाए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, उनको हटा दिया गया है। अब लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 550 हो गई है। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये तो क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, द्वारा आ गया है। अब देखते हैं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किसी विधेयक को धन विधेयक के बिल के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका सही हो जाएगा महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन होगा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी। बट मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बात बताया था, जो ये 2 हैं जो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, जिसे 104 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी ऑप्शन के अनुसार तो यही सही है। अगर इसमें 0 और 12 लिखा आता तो हम उसको सही बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, अधिकतम 6 माह तक होता है। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा राज्यपाल के। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 500। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा विधानसभा के। अगर ये पूछा जाता था राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कि जब किस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका आंसर हो जाता मुख्यमंत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था?
यहाँ पे है और लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको था कर लेना है क्योंकि ये अब अलग हो गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बट ये धारा यहाँ से 370 हटा दी गई है, अनुच्छेद हटा दिया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 34 होती है। इसमें 33 + 1 होता है, तो इस प्रकार इसकी संख्या 34 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति बी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे टाइपिस्ट ने गलत कर दिया स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें ऑप्शन जो आना चाहिए था वो ऑप्शन टाइपिस्ट ने नहीं लिखा है। पहले यहाँ पे हमारे 24 होती थी, बट इसमें एक हमारा जो राज्य था आंध्र प्रदेश, उससे तेलंगाना बना दिया गया है, इसलिए एक हाई कोर्ट तेलंगाना में भी बना दिया गया है, इसलिए एक बढ़ गया है और आज वर्तमान में हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। तो आपका आंसर 25 सही होगा, ना कि इनमें से कोई भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा राष्ट्रपति बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त होता है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा 143। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि अगर इसमें दिल्ली ऑप्शन होता तो वो सही हो जाता, क्योंकि दिल्ली यहाँ पर है नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल की युद्ध घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ये सभी। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा 3 बार। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 352। आपको ये 3 याद करने की ज़रूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ। 352, तो आपका ये हो गया राष्ट्रीय आपात, एक हो गया 356, ये हो गया राष्ट्रपति शासन, और एक हो गया 360।
ये हो गया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लगता है ये वो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो वही क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने पीछे आपको बताए 3 अनुच्छेद बताए थे, उसी में से एक अनुच्छेद यहाँ पे आ गया। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है हमारा अनुच्छेद 356। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? तो अधिकतम अवधि हमारी है 3 वर्ष की। 3 वर्ष तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो आपका ये भी क्वेश्चन आ गया, मैंने पीछे बताया था आपको। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी 360। 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जाता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी अवधि बढ़ाई जाती है। अगर लगता है कि राष्ट्रपति शासन को और लगाना चाहिए तो इसमें फिर दोबारा उसकी अवधि को बढ़ाया जाता है। तो मैं आपको आपका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन सी सही होगा 6 माह तक। तो पहले 6 माह तक लगा दिया जाता है, फिर लगता है अगर स्थिति नहीं सुधर रही है तो फिर उसे हम 6 माह तक लगाएंगे। फिर लगता है अगर नहीं सुधर रही है तो ऐसे करके 6 लगाएंगे हम। अधिकतम से हम 3 साल तक लगा सकते हैं। तो ऐसे आपका आंसर सही हो जाएगा 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 60 दिनों के अंदर। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपका दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में बताया गया है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा, संविधान द्वारा 18 भाषाओं की मान्यता दी गई है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा पंचायती राज से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा 280। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो योजना मैं बता दूं आपको योजना आयोग से पहले चलती थी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद स्टार्ट हुई योजना आयोग, अब इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके स्थान पर नीति आयोग स्टार्ट किया है, उसका भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग बंद है तो नीति आयोग चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 15 मार्च सन 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1952। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम बताइए? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यहाँ कहाँ से शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन सही होगा ए नागौर राजस्थान से। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपका आंसर सही हो जाएगा
सुकुमार सेन। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा केसी नियोगी। स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और इसके बाहर संविधान का कोई क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही रोज़ डेली क्लास को लेने के लिए देखते रहें केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल, और मेरी सभी पिछली वीडियो लास्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरी वीडियो का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की शाम की क्लास होगी एक ट्रिक की, जो मैं रोज़ाना 2 क्लास को अपलोड करता हूं, जिसमें आपको बताना चाहूँगा एक क्लास तो लॉन्ग होती है और एक क्लास शॉर्ट होती है। शॉर्ट क्लास में आपको मैं जीएस की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं स्टूडेंट्स।